जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में स्वागत है। और संविधान की आज मेरी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, हमने उसमें संविधान क्या होता है उसके बारे में बात किया था। राज्य व्यवस्था क्या होता है, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, राजनीति किसे कहते हैं, फिर संविधान का महत्व क्या है, संविधान का वर्गीकरण कितने भागों में संविधान को बांटा गया है, और उसके बाद राज्य की परिभाषा कि राज्य में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, कौन भौगोलिक तत्व हैं और कौन आध्यात्मिक तत्व हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम पिछली कक्षा में जिक्र कर चुके हैं। आज हम, जैसा कि आप लोगों को टॉपिक दिख रहा होगा, लिखित एवं अलिखित संविधान, तो आज हम पूरा बढ़िया से एकदम लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है। हालांकि पहली वीडियो में इसके बारे में शॉर्ट में हमने अच्छे से ही बताया है कि लिखित संविधान किसे कहते हैं और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। तो उसको आज यहाँ पे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है। तो सबसे पहले जब हम संविधान का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पे संविधान को बांटा गया है दो प्रकार में। तो पहला हमने बताया था कि निर्मित संविधान, दूसरा हमने बताया था विकसित संविधान। फिर हम बताए थे निहित मूल्यों के आधार पे संविधान को दो भागों में बांटा गया था। तो वहां पे हमने बताया था लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। फिर हम तीसरा टाइप जब उसमें पढ़ रहे थे तो संकलन की प्रकृति के आधार पे हमने संविधान को दो भागों में बांटा था। पहला हमने बताया था लिखित संविधान और दूसरा हमने बताया था अलिखित संविधान। तो उसी लिखित और अलिखित संविधान के बारे में यहाँ हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो हम पहली क्लास में बताए थे कि ऐसा संविधान जिसमें लिखित अंश जो है वो 50% से अधिक हो तो उसको हम लिखित संविधान बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि लिखित संविधान है तो उसमें 100% लिखी गई चीजें ही शामिल होंगी और लिखित चीजें उसमें कुछ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लिखित अंश ज्यादा है तो उसको हम लिखित संविधान बोलेंगे, और लिखित अंश 50% से कम है तो उसको हम अलिखित में रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लिए कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो ऐसा संविधान जिसमें लिखित अंश 50% से अधिक हो तो उसको हम लिखित संविधान बोलेंगे। तो इसी के साथ हम इसको भी देख लेते हैं कि अलिखित संविधान किसे कहेंगे। तो अलिखित संविधान में, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि अलिखित, अलिखित का मतलब क्या होता है कि बिना लिखा हुआ, मतलब कि जो न लिखा गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलिखित संविधान है तो इसमें कुछ लिखा नहीं गया होगा। इसमें लिखी गई चीजें होंगी लेकिन कम मात्रा में होंगी, बहुत ही कम मात्रा में होंगी। तो इस वजह से इसको अलिखित संविधान बोला जाता है। अर्थात वह संविधान जिसमें लिखित अंश 50% से कम हो उसको हम क्या बोलेंगे, अलिखित संविधान बोलेंगे। तो ये चीजें हो गई। तो पहले तो हम इसका डेफिनेशन जान लें कि लिखित संविधान किसको बोलेंगे और अलिखित संविधान किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, लिखित जो अंश है उसमें मात्रा के आधार पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि किसको लिखित बोलेंगे और किसको अलिखित बोलेंगे। अगर जिसमें लिखित अंश ज्यादा होगा तो उसको लिखित संविधान बोला जाएगा, जिसमें लिखित अंश कम होगा 50% से उसको अलिखित संविधान बोला जाएगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि लिखित और अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। लिखित और अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर पाया जाता है कि जिसमें कम अंश है लिखने का वो अलिखित में जाएगा, और जिसमें लिखित अंश 50% से ज्यादा है तो वो लिखित संविधान के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, पहला चीज हो गया इसमें लिखित अंश। तो इसमें क्या होगा, अधिक।
और इसमें क्या होगा, लिखित अंश। इसमें क्या होगा, कम होगा। तो ये पहला चीज हो गया। फिर लिखित संविधान में दूसरी बात आती है कि यह निर्मित संविधान होता है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि निर्मित संविधान किसे कहते हैं। तो हम वहां पे भी बता चुके हैं, जब उत्पत्ति के आधार पे संविधान का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे हम, तो वहां पे हमने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पे संविधान को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक को विकसित संविधान बोला जाता है और एक को निर्मित संविधान बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम बताए हैं कि लिखित संविधान निर्मित संविधान होता है। मतलब क्या है कि ऐसा संविधान जिसको कुछ लोग मिल के और कई जगह से अच्छी अच्छी चीजों को लेके और उसको एक जगह इकट्ठा करके लिख रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से किसी संविधान का निर्माण हो रहा है तो उसको निर्मित संविधान बोलेंगे। चूंकि लिखा जा रहा है तो वो लिखित संविधान के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन निर्मित संविधान किसे कहा जाएगा, मान लीजिए कुछ संविधान के जानकार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कई देशों के संविधान को पढ़ रहे हैं, चाहे बहुत सारी चीजें जो उनको अच्छी लग रही हैं कि ये लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए ये नियम कानून होना चाहिए हमारे देश के संविधान में। तो अगर ये सारी चीजों का समावेश, मतलब कोई चीज पढ़ के अध्ययन करके कई जगहों से इकट्ठा करके एकत्रित करके और हम एक जगह उसको लिख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्मित संविधान बोलेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें लिखित संविधान क्या होता है, निर्मित होता है। जबकि अगर अलिखित संविधान की बात की जाएगी तो ये विकसित होता है। ये विकसित होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये तो निर्मित है, निर्मित के बारे में हमने बता दिया कि ठीक है, निर्मित कैसे हुआ, ये विकसित कैसे हुआ। अब ये दिमाग में चीजें चल रही होंगी। तो आप एक बात बताइए कि संविधान, कौन सा संविधान होगा जिसको लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले तो हम ये चीजें देखेंगे कि विकसित संविधान कैसे बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि बहुत पीढ़ियों, दशकों, कई पीढ़ियों से कोई रीति रिवाज या परंपरा चली आ रही है जिसको लोग एक परंपरा के तौर पे फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं, और धीरे धीरे आगे चल के वही एक नियम बन जाए कि नहीं, इस चीज को ऐसे करना है। तो अगर इस हिसाब से किसी संविधान का निर्माण धीरे धीरे क्रमशः रीति रिवाज परंपराओं के विकसित होने से अगर होता है, तो उस संविधान को हम क्या बोलेंगे, विकसित संविधान बोलेंगे। क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है, विकसित संविधान का निर्माण हुआ है, तो उसको हम क्या किए, ये निर्मित संविधान की तरह इसको एक जगह इकट्ठा होके बैठ के कई संविधानों का अध्ययन करके हमने लिखा नहीं है। ये ऑटोमेटिक खुद धीरे धीरे उस देश में विकसित हुआ है। तो इसको हम इस वजह से क्या बोलते हैं, विकसित संविधान बोलते हैं। तो ये अलिखित संविधान विकसित कैसे होता है, तो आप एक बात बताइए, नॉर्मली प्रैक्टिकली आप इस चीज को आप जरूर कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में कि किस चीज को आपको लिखने की जरूरत पड़ती है। वो चीजें आप लिखते हैं जिसको आपको डर रहता है कि नहीं ये चीज हम भूल सकते हैं, तो उसको आप लिखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके रूटीन में डेली चल रही हैं, जैसे हम खाना खाना भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे क्योंकि वो डेली रूटीन की चीजें हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जिसको कि अब विकसित का मतलब हम बता ही चुके हैं, तो विकसित संविधान के अंतर्गत ये अलिखित संविधान आता है। अलिखित में लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि वो चीजें व्यवहार में लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको लिखना अति आवश्यक नहीं होता है। तो इस वजह से ये अलिखित संविधान क्या होता है, विकसित संविधान होता है। अब तीसरा बात आएगा, जिसे अब देखिए, लिखित संविधान को अगर हम पढ़ रहे हैं तो भारत के संविधान को अगर अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि भारत का संविधान निर्मित था कि विकसित था। तो हम जानते हैं कि भारत का संविधान लिखित है और भारत का संविधान क्या है, निर्मित है। क्योंकि कुछ संविधान के जानकार लोगों ने, जैसे भीमराव अंबेडकर जी थे और बहुत से जानकार, संविधान के जानकार लोग थे, जो एक जगह बैठ के और इन सब चीजों को डिस्कस करके और एक जगह इकट्ठा उसको रिटन फॉर्म में प्रस्तुत किया। तो ये इस वजह से निर्मित में आ गया। अब
एक बात, तीसरी बात यहाँ पे आती है लिखित संविधान में, कि अगर संविधान को हम लिख रहे हैं तो संविधान का, लिखित संविधान का निर्माण करने अगर हम जाएंगे तो वहां पे क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए भारत का संविधान है, तो उसका जब हम निर्माण करने के लिए गए तो सबसे पहले हमने क्या किया, संविधान सभा का निर्माण किया। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण किया, उसके बाद समितियों का निर्माण हुआ कि कौन सी समिति किस फील्ड को देखेगी, कौन सी समिति किस चीज को देखेगी। जैसे प्रारूप समिति थी, संघ संविधान समिति थी, मौलिक अधिकार समिति थी, बहुत सारे मतलब समितियों का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले हम क्या देखे थे कि जब संविधान के निर्माण की बात आई थी भारत में, तो संविधान सभा का निर्माण किया गया था, और वो संविधान सभा हमको प्रारूप समिति और अदर बहुत सारी समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण करके और भारत को सौंपी थी संविधान सभा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखित संविधान जो है इसका निर्माण कौन करेगा, तो संविधान सभा इसका निर्माण करेगी। संविधान सभा निर्माण करेगी। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि लिखित संविधान निर्मित होता है, और निर्मित होता है तो इसका निर्माण कौन करेगा, तो संविधान सभा करेगी। अब संविधान सभा करेगी तो इसमें अगली चीज ये भी आएगी कि हम इस संविधान को कब निर्मित किए हैं वो भी डेट फिक्स रहेगी, और कब से ये संविधान हमारे देश में लागू हुआ है वो भी चीज फिक्स रहेगी। तो ये दोनों चीजें क्लियर रहेंगी, निर्मित और लागू होने की तारीख, लागू होने की तारीख। क्योंकि संविधान सभा जब भी निर्माण करना स्टार्ट करेगी तो वो एक डेट होगा, फिक्स डेट होगा, और जब बन के तैयार हो जाएगा और लागू जब होगा तो वो भी एक फिक्स डेट होगा। तो अगर संविधान सभा निर्माण करेगी तो निर्मित और लागू होने की तिथि होगी। अब इधर देख लेते हैं कि इसमें तीसरा पॉइंट क्या आता है। तो जैसा कि ये विकसित हुआ है, ठीक है, विकसित हुआ है, तो ये कैसे बना है, धीरे धीरे रीति रिवाज परंपराओं का विकास होते होते और वो नियम कानून में बन गया। ठीक है, तो ये विकसित हुआ है, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, और ना ही इसका निर्माण संविधान सभा करेगी। तो इसका निर्माण संविधान सभा नहीं करेगी। संविधान सभा इसका निर्माण नहीं करेगी। क्रॉस का चिन्ह मतलब संविधान सभा इसका निर्माण नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद इसके निर्मित और लागू होने की जो तारीख है, आप खुद सोच सकते हैं कि जब ये विकसित संविधान है तो हमको कोई कंफर्म डेट नहीं पता होगी कि कब ये चीजें प्रचलन में आई, कब ये उससे अपर लेवल में आई, और कब विकसित होकर और कोई फिक्स नियम बना। ये चीजें हमको कंफर्म नहीं पता होंगी। अगर कोई चीज हम डेट वाइज फिक्स कर रहे हैं तो वो चीजें हमको पता होगी, लेकिन अगर इसका, चूंकि इसका निर्माण संविधान सभा नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। हम एग्जैक्ट डेट इसमें नहीं बता सकते हैं कि कब से इसका विकास चालू हुआ, कब से ये नियम बना, लेकिन हाँ, चूंकि आज नियम बन गया है तो उस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, निर्मित और लागू होने की तारीख नहीं होगी। नहीं होगी, क्रॉस मतलब नहीं होगी। अब फिर हम देखते हैं कि यहां तक तो हमने 4 चीजों को देख लिया। फिर 5वीं चीज इसमें देखेंगे कि यहां पे क्या होता है कि जैसे देखिए, भारत का संविधान है, लिखित संविधान है, ठीक। तो भारत का संविधान में सर्वोच्च कौन होता है, संविधान है। देश में सर्वोच्च कौन है, भारत देश में सबसे ऊपर किसको रखा गया, संविधान को रखा गया है। और संविधान को व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है, तो न्यायपालिका को दिया गया है। और न्यायपालिका करती क्या है, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका
जो भी मतलब झगड़े होते हैं या कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझाने का कार्य करती है, कौन करता है? न्यायपालिका करती है। और संविधान के व्याख्या का जो अधिकार दिया गया है वो भी न्यायपालिका को दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि मतलब लिखित संविधान में जो न्यायपालिका का लेवल है, जो पावर है न्यायपालिका का, वो कार्यपालिका और विधायिका की तुलना में कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि इस लिखित संविधान में न्यायपालिका को मजबूत अपेक्षाकृत विधायिका और कार्यपालिका से इसलिए बनाया जाता है ताकि या तो विधायिका मनमानी करने लग जाए या कार्यपालिका मनमानी करने लग जाए, तो उस स्थिति में न्यायपालिका क्या करेगी? विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करेगी, कंट्रोल करेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सर्वोच्च होता है? यहाँ पे संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है और इसमें संविधान सर्वोच्च होता है। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि न्यायपालिका अपेक्षाकृत मजबूत होती है। न्यायपालिका मजबूत होती है। मजबूत होती है। लिखित संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है और न्यायपालिका क्या होती है? कार्यपालिका और विधायिका की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है? मजबूत होती है। लेकिन यहां पे हम देखेंगे, यहां पे जो भी मान लीजिए कि नियम है, जो भी कानून हम विकसित मतलब परंपरा चल रही है वहां पे, तो यहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सारी परंपराओं को, मतलब जो भी परंपराएं हैं, एक ही परंपरा को सारे लोग फॉलो करते हैं इस वाले अलिखित वाले में, क्योंकि विकसित परंपरा होती है वो सबके लिए समान होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे संसद सर्वोच्च होती है। संसद सर्वोच्च होती है क्योंकि संसद ही कोई मतलब नियम कानून बनाती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इस चीज में अलिखित संविधान में ऐड किया जाता है। अलिखित संविधान जहाँ पे है वो उन देशों में। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यायपालिका जो होती है अपेक्षाकृत क्या होती है? कमजोर होती है। अपेक्षाकृत, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका है तो न्याय दिलाने के लिए उसको कहीं ना कहीं मजबूत होना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होती है। लेकिन ये बोल सकते हैं कि ये लिखित संविधान में न्यायपालिका का जो पावर होता है उसके तुलना में अलिखित संविधान में जो न्यायपालिका का पावर होता है वो अपेक्षाकृत कमजोर होता है। तो न्यायपालिका अपेक्षाकृत कमजोर। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे, ज्यादा नीचे हो रहा है, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, ऊपर से ये सारी चीजें इतनी क्लियर हो गई, अब ऊपर से कुछ हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक लिखने के लिए। ठीक, इसको मिटा लेते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें। देखिए, लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान की जब बात आती है तो यहाँ पे जो राज व्यवस्था की प्रकृति होती है, लिखित संविधान में राज व्यवस्था की जो प्रकृति होती है, इसमें तीनों प्रकृति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई संविधान अगर लिखा जाता है तो कई चीजों का अध्ययन करके, जैसे भारत का संविधान था, लिखा गया था तो 60 से अधिक देशों के संविधान के जानकार लोगों ने अध्ययन किया था। उसमें से जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी उनको उठा के और भारत के संविधान में
अपने हिसाब से, देश के हिसाब से सेम नहीं रखा गया। उसमें जो भी चेंजिंग करना था, जो भी परिवर्तन भारत देश के अकॉर्डिंग करना था कि यहाँ पे कौन सी चीजें अच्छी रहेंगी, कौन सी चीजें ज्यादा मतलब दिक्कत करेंगी, तो उन सब चीजों को जो अच्छी थी उनको जोड़ के, जो चीजें थोड़ी मतलब लगता था कि ये आगे चल के दिक्कत करेंगी लोगों को, उसको हटा के मतलब सेम नहीं किसी देश से उठा के रखा गया है। जबकि उन सब चीजों को पढ़ के, अध्ययन करके और उसमें से अच्छी चीजों को लेके और उसमें जो भी संशोधन की गुंजाइश थी संशोधन करके तब अपने संविधान में उसको समाहित किया गया। तो यहाँ पे जो लिखित संविधान होता है तो इसमें हम देखते हैं कि जो राज व्यवस्था की प्रकृति होती है, जैसे हम वहां पे पढ़ाए थे संविधान का जब महत्व पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि संविधान किसी भी देश के राज्य व्यवस्था की प्रकृति को बताता है कि वहां की प्रकृति एकात्मक होगी कि संघात्मक होगी कि अर्ध संघात्मक होगी। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम बता चुके हैं ऑलरेडी पहले ही कि एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है और अर्ध संघात्मक क्या होता है। फिर भी हम बता देते हैं शॉर्ट में। तो यहां पे देखेंगे कि एकात्मक, तो एकात्मक संविधान या एकात्मक प्रकृति उसको बोलते हैं जहां पे शक्तियों का केंद्रीकरण हो, मतलब सारी शक्तियां एक ही इंसान के पास हो या एक ही सरकार के पास हो। अगर ऐसा संविधान किसी देश में तो उसको एकात्मक संविधान के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि संघात्मक की जब बात आती है तो वहां पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब कि शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे भारत में देखिए संघात्मक संविधान ही है कि कुछ शक्तियां राज्य सरकार को हैं, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को हैं, कुछ शक्तियां स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो ग्राम प्रधान को भी होती है, जनपद स्तर पे देखेंगे तो जिला पंचायत को भी होती है और ब्लॉक लेवल पे देखेंगे तो ब्लॉक प्रमुख को भी होती है। तो ऐसे ही मतलब शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया। तो अगर संघात्मक में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, सीधी सीधी बात। और एकात्मक में क्या होता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, अर्थात एक ही शक्ति मतलब सारी शक्तियां एक ही मतलब सरकार या इंसान के पास होती है। तो लिखित संविधान में जब लिखा जा रहा था या लिखते हैं लोग तो उसमें इस चीज को देखा जाता है कि लिखित संविधान में जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है उसमें राज्य व्यवस्था की प्रकृति के तीनों स्वरूप पाए जाते हैं, एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक ये तीनों प्रकृति पाई जाती है, क्योंकि कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया जाता है तो वहां पे कहां एकात्मक ठीक रहेगा, कहां संघात्मक ठीक रहेगा और कहां अर्धसंघात्मक ठीक रहेगा, इन तीनों चीजों का समावेश किया जाता है लिखित संविधान के अंतर्गत। और जिस देश में जैसी प्रकृति की आवश्यकता होती है वह देश उस प्रकृति को अपने यहाँ लागू करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देखिए पहले तो ये अलिखित संविधान है, यानी कि ये किस प्रकार का है, विकसित प्रकार का है। और विकसित प्रकार का है मतलब क्या है कि रीति रिवाज परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई है, उसी को लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक ही जो नियम परंपरा बन गया है, एक ही जो नियम परंपरा बन गई है किसी देश में, उसी को सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राज व्यवस्था की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एकात्मक प्रकार की होती है, क्योंकि एक ही चीज को मतलब सारे लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एकात्मक हो गया। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अलिखित संविधान है, जैसे कौन सा है अलिखित संविधान, किस देश का संविधान, तो ब्रिटेन का संविधान है। तो ब्रिटेन पे कौन शासन करता है, तो ब्रिटेन पे वो राजतंत्रात्मक शासन है, ठीक है। तो वहां पे जिसे कोई राजा होता है तो वहां पे सारी शक्तियां एक ही मतलब सरकार के पास या एक ही इंसान के पास होती है। तो वहां पे हम देखते हैं कि अलिखित संविधान में जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति का जो स्वरूप होता है वो एकात्मक स्वरूप पाया जाता है, अधिकांशतः देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे छह यहाँ पे हुआ था, सातवां आठवां मान लीजिए हम फर्स्ट सेकेंड कर दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो संविधान में संशोधन होता है, संविधान में जो संशोधन होता है तो इसमें तीनों स्वरूप पाया जाता है, ठीक है। जैसे कहीं पे वो होगा, कहीं पे कठोर संविधान पाया जाएगा, कहीं पे लचीला संविधान पाया जाएगा और कहीं पे मिला जुला पाया जाता है,
मिला जुला। ये लिखित संविधान में तीनों स्वरूप देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब चीजें लिखी जाती हैं तो कोशिश किया जाता है कि एक बढ़िया से बढ़िया संविधान हम किसी भी देश को दें। जो भी उस देश के संविधान के जानकार लोग अध्ययन करके लिखते हैं, चूंकि ये निर्मित होता है, हम पहले ऑलरेडी 10 बार बता चुके हैं इस चीज को, तो इसमें कोशिश करते हैं संविधान के जो भी जानकार लोग हैं कि हम जितना बढ़िया से बढ़िया संविधान को अपने देश का बनाएं, ताकि आगे चल के इसमें कम से कम संशोधन की गुंजाइश रहे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें जो संविधान का संशोधन है उसके आधार पे हम देखते हैं कि कठोर, लचीला और मिला जुला स्वरूप तीनों प्रकार को इसमें शामिल किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई संविधान, जैसे भारत का संविधान है, तो ना तो कठोर है ना तो लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला में आता है, मतलब कठोर भी है और लचीला भी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक ही स्वरूप देखने को मिलता है। कौन सा? लचीला वाला। यहाँ पे जो अलिखित संविधान में क्या होता है कि एक ही स्वरूप देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम संविधान में संशोधन करेंगे तो भारत में ही जैसे किसी भी चीज को, नई चीज को जोड़ना हो तो देखते हैं कितना कठिन कार्य होता है। लोकसभा से पास करवाइए, राज्यसभा से पास करवाइए, तो मतलब कोई बिल लाई जाती है तो फिर अधिनियम बनता है, फिर वो उसको संविधान में ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लचीला स्वरूप देखने को मिलता है अलिखित संविधान में। तो हमें लगता है कि लिखित और अलिखित संविधान के बारे में, लिखित और अलिखित संविधान के बारे में हमने जो भी चीजें थी यहाँ पे देख लिया अच्छे से, और लगभग में सारी चीजें हमने एक्सप्लेन में बढ़िया से वो किया है कि मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये था आज का टॉपिक, लिखित एवं अलिखित संविधान। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी उस चीज़ से मोटिवेट हों। और अब उस चीज़ को, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है इसमें जो लग रहा है कि नहीं उस फील्ड में हमको सुधार की ज़रूरत है, तो वो फीडबैक में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।